हेलो दोस्तों, वीआईपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको किर्चॉफ लॉ कहते हैं। और इस किर्चॉफ लॉ में आज हम लोग इस नियम को पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा टॉपिक होता है। और आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग आज पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि किर्चॉफ लॉ होता क्या है। तो किर्चॉफ लॉ उस लॉ के लिए काम आता है जब कोई जटिल परिपथ होता है। जटिल परिपथ का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक सेल, रेसिस्टेंस वगैरह ये सब जुड़े हुए होते हैं और उसमें हम लोग धारा का मान या वोल्टेज का मान कहीं कहीं हमको निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वैसे सिचुएशन हमें हमें किर्चॉफ का लॉ काम आता है। अब हम ये सब बातें बोल रहे हैं, शायद आप लोग को समझ में आए या ना आए। आप सिंपल सा बात समझिए कि जैसे टीवी वगैरह इस सब का किट वगैरह ये सब खुलता है और उस किट में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे सोल्डिंग किए हुए होते हैं और उसमें बहुत बड़ी किट होती है। तो बेसिक आपको वही एक छोटा सा थ्योरम है जिस थ्योरम के हिसाब से आपको इस लॉ को समझ में आना चाहिए। उसके लिए देखिए एक छोटा सा सर्किट हम लोगों ने बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 से 1 से अधिक आपका सेल जुड़ा हुआ है, उससे अधिक रेजिस्टेंस है। अब इनमें अगर हमको एक पूछना बताना पड़ जाए कि अच्छा बताइए इससे कि ऊपर वाले में करंट कितनी जा रही है, यानी इस R1 के पास करंट कितना जा रहा होगा, R2 के पास कितना जा रहा होगा, या फिर इन R1 के 2 बिंदुओं के बीच का वोल्टेज कितना होगा। इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें परेशानी हो जाती है क्योंकि ओम का लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा। ओम का लॉ जो होता है वो साधारण सर्किट के लिए काम करता है जिसमें एक सेल जुड़ा हुआ हो, रेसिस्टेंस हो और बाकी आपका एम्पियर का मशीन और वोल्ट मीटर की मशीनें होती है। अब किर्चॉफ का लॉ सबसे पहले दिमाग में आप लोग को ये बात आ गया होगा कि किर्चॉफ लॉ जो होता है वो जटिल परिपथ में धारा का परिमाण तथा विभवांतर के परिमाण को बताने में वो सहायक होती है। अब ये लॉ किस पर काम करता है, क्या चीज पे काम करता है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किर्चॉफ का नियम जो होता है वो किसके लिए आधारित है। तो यह नियम जटिल परिपथ में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के परिमाण को ज्ञात करने में सहायक है। आपको एकदम एक एक टॉपिक बारीकी से आपको समझाते जाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी न हो और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। अब जो है इस नियम किर्चॉफ के जो नियम है वो 2 नियम पर आधारित है। उसमें से एक नियम जो है वो पहला नियम धारा को कैलकुलेट करती है और दूसरा नियम जो होता है वो विभवांतर को कैलकुलेट करती है। इसलिए किर्चॉफ के फर्स्ट लॉ को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किर्चॉफ के 2 नियम, किर्चॉफ के 2 नियम। तो सबसे पहले आप नियम का नाम पहले जान लीजिए। पहला नियम जो होता है उसे धारा नियम कहते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम को धारा नियम कहते हैं। संधि नियम भी कहा जाता है और इस नियम को जंक्शन नियम भी कहा जाता है। जंक्शन नियम, अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा कि जंक्शन नियम क्या होता है, जंक्शन होता क्या चीज है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और ऐसा क्यों इसे कहा गया। दूसरा जो है नियम, द्वितीय नियम, उसे विभव नियम कहते हैं या फिर इसे लूप नियम कहते हैं और या तो इसे बंद नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग नाम से जानकारी होगी आप लोगों को कि किर्चॉफ के 2 नियम हैं। प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, धारा नियम होते हैं, संधि नियम होते हैं, जंक्शन नियम होता है। ठीक है, द्वितीय नियम जो होता है वो विभव नियम होता है, लूप नियम होता है, बंद नियम होता है।
अब इसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल यही पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, तो धारा नियम पर आधारित है, यानी किसको कैलकुलेट करता है, मतलब धारा को कैलकुलेट करती है, ठीक है। और किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो पोटेंशियल बताता है, पोटेंशियल बोले तो विभवांतर या विभव का विभव बताती है, विभव का परिमाण बताता है। अब इस नियम का अप्लाई जो होता है वो कैसे होगा वो अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा, लेकिन इसमें से पहले कुछ बात आप समझ लीजिए, कुछ सेंटेंस है उसके बारे में जानकारी होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जंक्शन क्या चीज होता है, बेसिक चीज पहले जान लीजिए। जंक्शन जंक्शन हम लोग उसे कहेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टेशन पे जंक्शन जो होता है हम लोग उसको कहते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रेन का आवागमन हो, वहां से कई रास्ते निकले हुए हों, तो वैसा एक पॉइंट जहां पर एक से दो से अधिक रास्ते अगर निकले हुए होते हैं तो उस पॉइंट को हम जंक्शन हम लोगों ने नाम दिया है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप लोग कभी सड़क पर चलते हैं, एक चौराहा है, एक चौक है, और उस चौक पर बहुत सारी गाड़ियां आती और जाती, और उस चौक पे वो एक ऐसी पॉइंट है जहां पर चारों दिशाओं में गाड़ी जा सकती है। तो हमारे लिए वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चारों तरफ से गाड़ियां आ भी सकती है और वहां से जा भी सकती है। तो एक ऐसा लोकेशन जहां पे दो से अधिक रास्ते निकले हुए होंगे तो वो वाली पॉइंट जो होगी वो जंक्शन होगा। अब आपके सामने देखिए एक सर्किट यहाँ पर हम लोग बना के रखे हैं, ये प्रकार का कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको पहले भी बताया, इसमें दो बैटरी है, एक से अधिक रेजिस्टेंस है, इसमें जंक्शन कहाँ है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ से इस बैटरी से अगर करंट आ रही है, ये प्लस और ये माइनस है, और यहाँ से सपोज यहाँ से भी करंट आ रही है, ये प्लस है तो इधर से करंट आ रही होगी। अब ये दोनों तरफ से ये करंट एंट्री ले रहा है तो जाएगी किधर, इधर। तो यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे दो से अधिक रास्ते निकले हुए हैं, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए जो करंट यहाँ से निकले वो माइनस की तरफ भी जाएगी, तो यहाँ से ये करंट इससे एंट्री लिया और ये माइनस की ओर इससे चली गई, और यहाँ से नीचे की ओर ऐसे आके माइनस के तरफ, तो ये बी पॉइंट है, वो उसे हम क्या कहेंगे, तो आंसर है उस बी पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे। अब दिमाग में ये बात रखिए कि जंक्शन हम उसे कहेंगे जहां पर वैसा बिंदु जहां पर दो से अधिक परिपथ खुले हुए हों, वैसे वाले पॉइंट को हम जंक्शन नाम दिए हैं। तो जंक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा परिपथ है इसमें जंक्शन जो होगा उसमें बिंदु ए एवं बिंदु बी जंक्शन, और जंक्शन आपको समझना कैसे है तो इसका मीनिंग भी आपको बता दिए कि वह बिंदु जहां से धारा को प्रवाहित होने के लिए दो से अधिक रास्ते होने चाहिए। ये समझने के लिए ऐसी कोई बात लिखने वाली चीज नहीं है, होनी चाहिए। अब जंक्शन का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया। इसमें एक चीज और आपको समझना है कि ब्रांच क्या होता है, ये इसमें आपको ब्रांच समझने के लिए होगा। ये सब बेसिक चीज है, आप इसको समझ लीजिएगा तो किरचॉफ का लॉ अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी होगा। अब ब्रांच क्या चीज होता है उसको समझिए, तो सिंपल बात समझिए कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो भी परिपथ है उसे हम ब्रांच कहते हैं। यानी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच के परिपथ को ब्रांच कहा जाएगा, ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, एक जंक्शन ए है और यहाँ जंक्शन बी। अब ब्रांच हम किसको कहेंगे, तो देखिए एक ब्रांच हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। ब्रांच कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे पॉइंट ए से खुला और पॉइंट ए से जो भी हमारे साथ जाने वाली जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बी तक जाएगी तो वो एक ब्रांच हो जाएगा। जैसे ए से पहुंचे हमको एक बैटरी मिला E1, फिर एक रेजिस्टेंस मिला R1 और पॉइंट आ गया बी। तो ए E1 R1 और बी ये एक ब्रांच है।
दूसरा, क्या दूसरा ब्रांच इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पॉइंट ए R2 और पॉइंट बी एक जंक्शन है और ये दूसरा जंक्शन, इस दोनों जंक्शन के बीच में ये परिपथ है, तो हम इसे कहेंगे ये भी एक ब्रांच है, ए R2 और बी, सेकेंड ब्रांच। थर्ड ब्रांच भी हम देख सकते हैं, स्टार्ट कीजिए, जैसे ए E2 R3 और बी, ये थर्ड ब्रांच है। क्या चौथा ब्रांच अगर आपको नजर कहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तीन ही ब्रांच इसमें निकल सकते हैं। अब ये जो ब्रांच है, ब्रांच की खासियत क्या है? ब्रांच की ये खासियत है कि एक ब्रांच में धारा का परिमाण कभी चेंज नहीं होगा। जैसे पॉइंट ए से जो करंट इस ब्रांच में ए है, E1 है, R1 है, B है, तो ये जो पूरे ब्रांच है, इस ब्रांच में कभी भी धारा का मान नहीं बदलेगा। अगर इसके यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट इस ब्रांच में है तो इस पूरे में 2 एम्पियर की करंट ही रहेगी। अब देखिए, मान के चलिए ऊपर से इस सेल ने 2 एम्पियर का करंट निकाला, इस सेल ने 3 एम्पियर की करंट निकाली, तो ये नीचे वाले जो ब्रांच हैं A, E2, R3, B तक, ये इसमें हमेशा 3 एम्पियर की ही करंट जाएगी। अब देखो दोनों करंट जो है वो एंट्री ले रहा है R2 की तरफ, तो 2 एम्पियर की करंट इधर से, 3 एम्पियर की करंट इधर से, दोनों मिलकर इधर आई, कितनी एम्पियर हो जाएगी? 5 एम्पियर। अब इस ब्रांच के अंदर में यानी R2 के पास, यानी कोई भी पॉइंट पर हम इस ब्रांच में देखेंगे कि धारा का मान कितना है, तो वो 5 एम्पियर है। तो मीनिंग आप इस बात को समझ लीजिए कि ब्रांच जो होता है, ब्रांच में धारा का परिमाण जो है वो चेंज नहीं होगा। हर पर्सनल ब्रांच की जो धारा है वो सेम रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसमें लूप क्या होता है। तो लूप जो होता है, लूप का मतलब सिंपल बात है कि जहां से आप खुल रहे हैं, यानी जिस जंक्शन से आप खुल रहे हैं, लौट के वहीं पर ही चले आइए, तो वो एक लूप हो जाएगा। जैसे स्टार्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए एक लूप हम लोग तैयार करते हैं, ए से खुले, E1 गए, R1 गए, B आए, R2 आए, A आ गए, ये एक लूप हो गया। ठीक, जैसे पहला लूप बताते हैं, A, E1, R1, R2, B, R2 और फिर A के पास आ गए, ये एक लूप है। लूप का मीनिंग समझ में आया? जहां से आपकी गाड़ी खुली है फिर पुनः वही लौट करके आप आइएगा, वो पूरा का पूरा रास्ता जो होगा आपके लिए वो एक लूप कहलाएगा। क्या दूसरा लूप भी बना सकते हैं? सेंसर बना सकते हैं। दूसरा लूप देखिए, जैसे मान लीजिए एक लूप यहां से भी लेते हैं, A, R2, B, R3, E2 और फिर A, ये एक भी लूप है। यानी A से R2 की तरफ, R2 से B, R3, E2 और A, ये एक लूप है। थर्ड लूप भी हम लोग देख सकते हैं। थर्ड लूप में देखिए, A से चलिए, A, E1, R1, B, R3, E2 और A, E1, R1, B, R3, E2 और A, ये 3 तरह के लूप इसमें से निकल सकते हैं। चौथा लूप निकलने का संभावना नहीं। अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा तो चौथे लूप के बारे में आप लोग बता सकते हैं। अब ये हमने आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जंक्शन क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, जंक्शन वह बिंदु होगी जहां पर करंट को जाने के लिए 2 से अधिक रास्ते मिलने चाहिए, वह बिंदु जंक्शन कहलाएगा। दूसरा, ब्रांच किसको कहेंगे, तो ब्रांच उसे कहा जाएगा कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच की जो रास्ते हैं, वो जो रास्ता होगा उस रास्ते को हम ब्रांच कहेंगे। इसकी खासियत क्या है, नोट में इस बात को याद रखिएगा। खासियत ब्रांच की यह है कि प्रत्येक ब्रांच की धारा का परिमाण प्रत्येक ब्रांच में धारा का परिमाण समान होगा। प्रत्येक ब्रांच का मतलब, फिर से एक बात को समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं। प्रत्येक ब्रांच का मतलब, यह एक ब्रांच है, इस ब्रांच की एक अपनी धारा है जो पूरे ब्रांच में एक जैसी होगी। ये एक दूसरा ब्रांच है, इस दूसरे ब्रांच की धारा अलग होगी। और ये तीसरा ब्रांच है, तीसरी ब्रांच की जो धारा होगी वो सब जगह सेम होगा। लेकिन दिमाग में बात पे रखना है कि अपने अपने ब्रांच की धारा अपनी अपनी उसकी धारा होगी, और वो सभी धाराएं जो होगी अपनी अपनी धारा में एक समान रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको समझा चुके हैं हम, लूप का मतलब आपको समझा चुके हैं कि लूप का मतलब जिस पॉइंट से आप खुले थे पूरे रास्ते से घूम घाम के आइए और वो पॉइंट पर जब चले आइएगा तो वो लूप हो जाएगा। समझ में बात आ गया? प्रयास रहा होगा कि हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अगर कहीं परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में अभी फिलहाल जरूर बताइएगा। अब जो है इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का चर्चा करते हैं कि प्रथम नियम कैसे काम करता है, द्वितीय नियम कैसे काम करता है। आइए किरचॉफ का प्रथम नियम देखते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो धारा नियम है, जिसे जक्सन नियम भी कहा जाता है। अब प्रथम नियम को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रथम नियम होता क्या है पहले उसके बारे में जान लीजिए। प्रथम नियम किरचॉफ का ये कहता है कि यदि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और उस जंक्शन पर निकलने वाली जो धारा होती, उन दोनों धाराओं के बीजीय योग होगा। बीजीय योग का मतलब आने वाली धारा को प्लस मानिए और उस पॉइंट से जो बाहर चला गया उसे माइनस मानिए। अगर हम उन दोनों धाराओं को आपस में बीजीय गणितीय योग से जोड़ दें, बीजीय गणितीय का मतलब कुछ प्लस वाले और कुछ माइनस वाले, तो उन दोनों धाराओं का योगफल जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो हम आपको इसके लिए क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल से एक चौक पर चौक है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। गाड़ी को समझ लीजिए करंट है। अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, चौक पर तो कोई है नहीं, जितनी गाड़ियां आई उतनी गाड़ियां बाहर से निकल गई। तो इसके मतलब ये हुआ कि करंट जिस पॉइंट पे आ रही है वहां रुक नहीं रही है, करंट वहां से बाहर चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ ने कहा कि जिस पॉइंट पर करंट आने वाली होगी और वहां से जो निकलने वाली होगी, अगर उन दोनों को एड अप करते हैं, जोड़ते हैं डायरेक्शन बेसिस पे, तो उन दोनों के कुल परिमाण जो होंगे वो जीरो के बराबर होंगे। जैसे आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पे आने वाली कोई करंट है, मान लीजिए यहाँ पर 3i या फिर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही है। और मान लीजिए यहाँ पर करंट आ रही है 2 एम्पियर और यहाँ से बाहर जा रही है 5 एम्पियर। तो एंट्री मारने वाली करंट को प्लस में रखना है और जो बाहर चली गई उसे माइनस में रखना है। अब इन सब को आपस में ऐड करेंगे, 3 + 2 - 5, तो किरचॉफ का कहना है ये 0 हो जाएगा। और इसको अगर दूसरे बेसिस पर समझें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट है I1, ये करंट है I2 और ये मान लीजिए करंट है I3। अब इसको एक्सप्लेन करना अगर हमें है तो आने वाली करंट को प्लस रखना है और जो पॉइंट से बाहर जा रही है उस करंट को माइनस रखना है। तो I1 + I2 - I3 = 0। और अगर किसी को थोड़ा देरी के लिए ऐसा देखें, I1 + I2, ये माइनस इसको इधर कर देंगे तो ये I3। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आने जंक्शन पर यानी किसी पॉइंट पर जंक्शन पर आने वाली जो कुल धारा है और वहां से बाहर निकलने वाली जो कुल धारा है वो अपने योगफल यानी कि जो आने वाली करंट है उसका योगफल बाहर जाने वाले के योगफल के बराबर है। सिंपल इसका बात है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से किरचॉफ लॉ में अलग अलग राइटर जो है अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। हम आपको शॉर्टकट परिभाषा इसमें बता देते हैं। सिंपल परिभाषा यही है कि जंक्शन पर जितनी भी धाराएं हो, मतलब कि आने वाली जंक्शन पर कुल धाराओं का जो बीजीय गणितीय योग है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम दोनों तरह का परिभाषा आपको समझा देते हैं, लिख देते हैं, आप लोग को ये काम आ जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर प्रवाहित होने वाली कुल धारा का बीजीय योग या बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। मतलब क्या होगा? मतलब सिंपल है। जैसे अगर यहाँ हम देखें
तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता दिए हैं और इसमें शॉर्ट फॉर्म में है कि टोटल धारा को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको 0 मिलेगा। एक सिग्मा का मतलब सम होता है, यानी सभी को जोड़ेंगे सभी कैरेट को तो आपस में 0 के बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ हुआ। इसी लॉ को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। परिभाषा में इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा कुल धारा का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होगी। बस सिंपल। जैसे इसमें किया जाए, अगर आने वाली धारा है I1 प्लस I2 और जो बजाने वाली धारा I3, इसमें और भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से निकल गया कोई करंट, यह है I4, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यह हो जाएगा I4। ठीक है, तो इस पूरे विजन में आपको ये बात समझ में आया। फिर से आप देख लीजिए आने वाली करंट कौन कौन से है, I1 और I2। तो आने वाली धारा को हम लोग प्लस रखेंगे और जो जंक्शन से जो बाहर जा रहा है उसको हम माइनस रखेंगे। तो इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखा जाए, अगर ये नंबर को हटा दिया जाए तो हमारे लिए आने वाली करंट है कौन कौन, I1 प्लस हो गया, I2 प्लस हो गया, I3 माइनस हो जाएगा, I4 माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसा जोड़ें, इसमें अगर हम लोग ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ये इसके हिसाब से, और सेम यही चीज है, आप सिर्फ माइनस उधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 और प्लस I4। ये बात है। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये आपको पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताएं। तो सिंपल बात समझ ली, इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर प्रवाहित होने वाली, यानी किसी जंक्शन से प्रवाहित होने वाली जो टोटल धारा होगा, उन टोटल धारा को जब एडअप किया जाएगा, या उसे कैसे एडअप करेंगे, तो जितने प्लस वाले आने वाले को प्लस और जो वहां से जा रहा है माइनस, उन सब को एडअप करेंगे तो टोटल करंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है। अब इसी का आप दूसरे तरीके से भी देख लेंगे कि आने वाली जो करंट है जितनी आई है और उतनी ही बाहर भी गई होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि करंट होती क्या है, तो ऐसा करंट होता है आवेश का प्रवाह। और आवेश को चलने से, यानी आवेश ना तो कम हो सकती है ना तो ज्यादा हो सकता है। जितने आवेश उसमें आ रही थी, आई थी जंक्शन पर, उतनी ही आवेश वहां से गई है। इसका मतलब है कि आवेश का संरक्षण का नियम का यहाँ पालन हो रहा है। कहीं भी करंट कम नहीं हो सकती, जब भी रहेगा तो सब जगह एक समान रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पूछता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है उसके सिद्धांत के बारे में आपको बता देते हैं कि सिद्धांत किसके होते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है एकदम, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत मिलेगा ये। ठीक है, आप कोई भी गेस्ट पेपर से आप पढ़िएगा, आपको बहुत मिलेगा कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो पूरा याद रखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे काम करता है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम को जंक्शन नियम कहते हैं, और जंक्शन नियम ये कहता है कि किसी पॉइंट पर आने वाले कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। और इसका मीनिंग सिंपल बात यही है कि इसका जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है उन सबको, आने वाली करंट को प्लस और वहां से निकलने वाले को माइनस, आप उन दोनों को ऐड कीजिए, वो 0 के बराबर आएगा। इससे क्या फायदे होंगे हम लोग बाद में इसमें देखेंगे। तो ये किरचॉफ का प्रथम लॉ है। आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जो है आप आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में आप लोगों को हम लोग समझा दिया गया। हाँ, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी यही पूछेगा कि बताइए प्रथम नियम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। प्रथम हो गया तो द्वितीय नियम भी देख लेते हैं।
आइए दोस्तों, अब किरचॉफ का हम लोग सेकंड लॉ भी देख लेते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप नियम के आधार पर, लूप के बारे में आपको हमने समझा दिया है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में लूप नियम के आधार पर हम विभव के मान की गणना करते हैं। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? तो किरचॉफ का भी सेकंड लॉ उसी तरीके से कहता है कि यदि किसी लूप में जितने भी वोल्टेज हैं, वोल्टेज का मतलब हो गया कि जैसे इस रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही होगी तो I इंटू R1 क्या होता है? तो आंसर है वोल्टेज होता है, और बैटरी का अपना वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब सिंपल बात है कि इसकी जो टोटल वोल्टेज होगी पूरे लूप की, वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, आप फिलहाल अभी इसकी परिभाषा वगैरह ये सब समझ लीजिए, सिद्धांत समझ लीजिए। अगले क्लास में हम इसको बताएंगे कि आखिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई होता है। अब किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ में हम लोग इसमें क्या बताएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में कुल विभव के बीजीय योग शून्य के बराबर होता है, अर्थात टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0, V को हम लोग I इंटू आर भी लिख सकते हैं ओम के लॉ से। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। तो सिंपल बात आपको यही समझना है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसके परिमाण को क्या किया जाता है? तो आंसर है विभव या विभवांतर के परिमाण के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है? तो किसी बंद लूप में जितने भी कुल विभव का जो बीजीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे इसमें पूछता है कि अच्छा बताइए ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वोल्टेज क्या होता है? तो आंसर हम लोग उनका लॉ में पढ़े V बराबर W/Q। तो इसका मतलब है ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करती है। तो सेकेंड लॉ में आपसे केवल ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम जो है किस सिद्धांत का पालन करता है। तो पूरा एकदम याद रखिए इसको, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर काम करती है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके लिए अप्लाई किया जाता है? धारा के लिए अप्लाई किया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके लिए अप्लाई किया जाता है? तो विभव या विभवांतर के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या बताया गया है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम में किसी जंक्शन पर की कुल धारा का बीजीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। उसी तरीके से किरचॉफ का द्वितीय जो नियम होगा वो पूरे लूप की जो विभवांतर होगी, उन पूरे लूप के विभवांतर का योग जो होगा वो भी शून्य के बराबर होगा। अब इतनी सारी बातें आपको हमने समझा दिया। अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे होता है वो भी बताया जाएगा। और यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में भी हम नहीं बताए हैं, या फिर ये सिग्मा V यानी टोटल वोल्टेज 0 के बराबर कैसे होता है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको बताने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और ये जितने भी बातें हमने अभी बताया है आपको, तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप इसे टच कर सकते हैं। और जहाँ तक इस टॉपिक की बात रही, जहाँ तक था वहाँ तक इससे ज़्यादा आपसे पूछने वाला भी नहीं है। बाकी अगर होगा तो हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर हम आपको बताएंगे कि इसका अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।